गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं अपने महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हम जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हम अधिनायक तंत्र है, अधिनायक तंत्र के जो प्रकार है उसके बारे में, टाइप्स ऑफ डिक्टेटरशिप के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अधिनायक तंत्र के प्रकार में आपको बता चुका हूँ। एक तो प्राचीन अधिनायक तंत्र, दूसरा समकालीन, आधुनिक या सर्वकालीन अधिनायक तंत्र। आज हम अधिनायक तंत्र के जो लक्षण है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब अधिनायक तंत्र के जो लक्षण है, पहला है लोकतंत्र विरोधी। अधिनायक जो तंत्र है वो क्या है? लोकतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है इसका विरोधी है। अधिनायकवाद है लोकतंत्र का घोर शत्रु है। ये अधिनायक जो शासन है ये लोकतंत्र का क्या है? घोर शत्रु है। ये लोकतंत्र को मूर्खतापूर्ण, भ्रष्ट और अव्यवहारिक व्यवस्था बताता है। ये लोकतंत्र को मूर्खतापूर्ण अधिनायक तंत्र है। ये लोकतंत्र को मूर्खतापूर्ण, भ्रष्ट व अव्यवहारिक शासन बताता है। तो ये लोकतंत्र का क्या है? अधिनायक तंत्र है। लोकतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है इसका विरोधी है। अधिनायकवादी लोकतंत्र को सड़ने वाली लाश के समान मानते हैं। अधिनायकवादी है ये लोकतंत्र को सड़ने वाली लाश के समान मानते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पे यह है कि जो अधिनायकवादी है उनके अनुसार लोकतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है वो क्या? अव्यवहारिक है। उनके अधिनायकवाद के अनुसार लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली किसी भी मायने में क्या नहीं है? सही नहीं है। तो ये लोकतंत्र का विरोधी है। दूसरा है उदारतावाद का विरोधी। कोकर एक राजनीतिक विचारक है, कोकर। दूसरा जो लक्षण है इसका उदारतावाद का विरोधी है। कोकर कहता है कि अधिनायकवाद स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व है। कोकर कहता है कि अधिनायकवाद है वो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, उदारतावाद का विरोधी। इसमें कोकर कहता है कि जो अधिनायकवाद है या जो अधिनायक तंत्र है ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जैसी जो उदारतावादी अभिव्यक्तियां हैं, ये उदारतावादी अभिव्यक्तियां हैं, इसका ये क्या है? विरोधी है। अधिनायकवाद में इस प्रकार की जो अभिव्यक्तियां हैं, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुता है, इनका कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर अधिनायक जिस प्रकार से राज्य कहता है या राजा कहता है उस प्रकार से प्रजा को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो कोकर यही बात बता रहा है यहाँ पर। अधिनायकवाद का नारा है आदेश, अनुशासन और सत्ता। अधिनायकवाद है इसका नारा है आदेश, अनुशासन, आदेश, अनुशासन व सत्ता। क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर वाला कि जो अधिनायकवाद है इसका नारा क्या है? तो अधिनायकवाद है इसका नारा है आदेश, अनुशासन और सत्ता। आदेश, अधिनायकवाद ये कहता है, आदेश देता है, अनुशासन बनाकर रखना पड़ेगा और उनका क्या है? सत्ता है। जिस प्रकार से फांसीवादी जो व्यवस्था है इसका कौन था? इटली का मुसोलिनी, जिसने कहा था सब कुछ राज्य के भीतर ही है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। तो आदेश, अनुशासन और सत्ता। जबकि उदारतावाद है ये स्वतंत्रता, समानता तथा अधिकार पर बल देता है। तीसरा है हिंसा व शक्ति में विश्वास। अधिनायकवाद है ये किस में विश्वास करता है? हिंसा व शक्ति में विश्वास। हमने जब पढ़ा था, एक तो पढ़ा था प्राचीन अधिनायकवाद और दूसरा पढ़ा था आधुनिक। हालांकि हम प्राचीन जो समय का अधिनायकवाद पढ़ा था वो किसके लिए? जनहित के लिए। जबकि जो वर्तमान में हमने सर्वाधिकारी व्यवस्था पढ़ा है, स्वेच्छातंत्रवादी शासन व्यवस्था पढ़ा है, उसमें क्या होते हैं? वो शासक अपने हित के लिए करता है। तो इसमें हिंसा और शक्ति में क्या करता है? विश्वास करता है। अधिनायकवाद है ये शक्ति के सिद्धांत में विश्वास करता है। अधिनायकवाद है ये शक्ति के सिद्धांत में विश्वास करता है। ये ऐसा चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति है वो क्या की जाए? प्राप्त की जाए। एक विचारक है कार्ली। कार्ली कहता है कि, राजनीतिक विचारक है कार्ली, ये कार्ली कहता है कि अधिनायकवाद का उदय, कार्ली कहता है कि अधिनायकवाद है इसका उदय है वो किससे होता है? युद्ध से होता है। अधिनायकवाद है इसका उदय किससे होता है? युद्ध से होता है। कौन कहता है? कार्ली कहता है कि अधिनायकवाद है इसका उदय, इसका जो उदय है वो युद्ध से होता है तथा युद्ध में ही, और यह वो मानते हैं कि युद्ध में ही अधिनायकवाद का क्या होता है? विकास होता है। यह अधिनायकवादियों का क्या है? मानना है। अगली जो विशेषता है वो है तानाशाही को अत्यधिक महत्व है। तानाशाही इसको अत्यधिक महत्व है। तानाशाही व्यवस्था में राज्य है, तानाशाही व्यवस्था में राज्य क्या होता है? सर्वे सर्वा होता है।
राज्य या राजा ने जो आदेश दे दिया, आपको उस आदेश का क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। मुसोलिनी, मैंने बताया था आपको, फांसीवाद का जनक था। इटली में इसने फांसीवाद की व्यवस्था प्रारंभ की थी। इटली का था मुसोलिनी, और इसने कहा था कि राज्य केवल एक राजनीतिक संस्था मात्र नहीं है। ये बोलता है मुसोलिनी कि राज्य केवल एक मुसोलिनी कहता है कि राज्य केवल राजनीतिक संस्था मात्र नहीं है। ये नहीं कि राज्य क्या है? राजनीतिक संस्था ही है। राज्य केवल राजनीतिक संस्था मात्र नहीं है। राज्य एक आध्यात्मिक तथा प्रत्येक व्यक्ति के राज्य के अंतर्गत, मुसोलिनी कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अंतर्गत है। मुसोलिनी कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति वो किसके अंतर्गत है? प्रत्येक व्यक्ति है वो राज्य के अंदर है। प्रत्येक व्यक्ति क्या है? राज्य के अंदर है। राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अंदर है, राज्य के लिए है। राज्य के बाहर प्रत्येक व्यक्ति है वो राज्य के अंदर है, राज्य के अंतर्गत है। राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब है राज्य ने जो आदेश दे दिया, वो उस आदेश का प्रजा को क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। सब कुछ राज्य के भीतर ही है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। ये कौन कहता है? मुसोलिनी कहता है। तो मुसोलिनी कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अंतर्गत एवं राज्य के लिए है, राज्य के बाहर या उसके विरुद्ध कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए राज्य को ये अधिनायकवाद है, राज्य को क्या देता है? निरंकुश शक्ति देता है। पांचवी जो व्यवस्था है, व्यक्तिक स्वतंत्रता का विरोधी। अधिनायकवाद जैसी व्यवस्थाओं में जो व्यक्तिक स्वतंत्रताएं हैं, उनकी क्या नहीं होती है? व्यक्तिक जो स्वतंत्रताएं हैं, व्यक्ति को जो स्वतंत्रता है, समानता है या अभिव्यक्ति अपनी व्यक्त करने की जो ये नहीं होती है, व्यक्तिक स्वतंत्रता का विरोधी अधिनायक तंत्र है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का घोर विरोधी है। अधिनायकवादी राज्य के व्यक्ति के जीवन के अधिनायकवादी है। ये राज्य के व्यक्ति के सभी पहलुओं पर क्या रखते हैं? नियंत्रण रखते हैं। अधिनायकवाद में व्यक्ति पर क्या रखा जाता है? सारी जो है फैक्टर। स्वतंत्रता का अर्थ यही होता है कि राज्य के आदेश और अनुशासन का पालन करना। अधिनायकवाद है, इसका अर्थ क्या होता है? आदेश, अनुशासन व सत्ता। राज्य ने जो आदेश दिया, उस आदेश का आपको क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। ये किसकी है? अधिनायकवाद का प्रमुख लक्षण है। उग्र राष्ट्रवाद अधिनायकवाद है, ये उग्र राष्ट्रवाद का है, इसमें विश्वास करता है। अधिनायकवादी जिस प्रकार से हम इटली का मुसोलिनी था, जर्मनी का हिटलर था, स्टालिन और रूस का था, तो ये सब क्या थे? ये उग्र राष्ट्रवाद में क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। ये राष्ट्र की मानता को कल्पित धारणा मानता है। मुसोलिनी ने खुद ने कहा था, राष्ट्र स्वयं में एक आध्यात्मिक और नैतिक तत्व है। मुसोलिनी खुद कहता है कि राष्ट्र स्वयं में क्या है? आध्यात्मिक और नैतिक तत्व है। राष्ट्र स्वयं में आध्यात्मिक व नैतिक तत्व है। कौन कहता है? तो कहने का मतलब यही है, राष्ट्र जो हमारे को आदेश देता है, जनता को उस अनुशासन को या आदेश को क्या रखना, बनाए रखना है और उसका पालन करता है। सर्वाधिकारवाद अगला जो लक्षण है इसका, सर्वाधिकारवाद। अधिनायकवाद में एक ही व्यक्ति है, वो सारे अधिकारों पर या सारी शक्तियों पर क्या कर लेता है? नियंत्रण कर लेता है। अधिनायक तंत्र है, सर्वाधिकारवादी है। ये राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को, राष्ट्रीय जीवन का जो प्रत्येक क्षेत्र है, राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को ये नियंत्रित करके रखता है। प्रत्येक क्षेत्र को क्या करके रखता है? नियंत्रित करके रखता है। और ये इस प्रणाली के अंतर्गत समाज, धर्म, परिवार, सारी भी जो है, धर्म है, परिवार है, समाज है, ये जो सारी संस्थाएं हैं, वो किसके भीतर? राज्य के भीतर। राज्य अगर आदेश देता है इनको, तो उस आदेश को इसको क्या करना पड़ेगा? इन सभी जो संस्थाएं हैं इनको पालन करना पड़ेगा। अगला है एकदलीय शासन।
अधिनायकवाद या जो अधिनायक तंत्र है, इसमें एक ही दल का क्या होता है, शासन होता है। अधिनायक तंत्र में जो एक ही दल या एक ही दल है, अधिनायक तंत्र है, इसमें एक दलीय अधिनायक जो दल है, अधिनायक तंत्र है, इसमें एक दलीय शासन व्यवस्था है। ये क्या होती है, एक दलीय शासन व्यवस्था है, प्रचलित होती है। यहाँ पर जो विरोधी दल होते हैं उन पर क्या होता है, प्रतिबंध होता है, या विरोधी दल है उनके प्रचार प्रसार पर क्या होती है, रोक होती है। इसमें एक दल की तानाशाही रहती है। इसके अंतर्गत अन्य जो राजनीतिक दल है उनका क्या कर दिया जाता है, अन्य जो राजनीतिक दल होते हैं उनका दमन कर दिया जाता है, उन पर रोक लगा दी जाती है, उन पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। अधिनायक तंत्र है किसी प्रकार का, और अधिनायक तंत्र ऐसी शासन प्रणाली है ये किसी भी प्रकार का राजनीतिक जो विरोध है ये सहन नहीं करता। अधिनायक तंत्र इस प्रकार की या ऐसी शासन प्रणाली है, इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक विरोध है इसका क्या नहीं किया जाता, सहन नहीं किया जाता। अब एक भारतीय विद्वान है डॉक्टर बेनी प्रसाद, डॉक्टर बेनी प्रसाद है, इसने भी अधिनायक तंत्र के 4 लक्षण बताए हैं। भारतीय विद्वान है डॉक्टर बेनी प्रसाद, इन्होंने अधिनायक तंत्र के कितने लक्षण बताए हैं, 4 लक्षण। एक बार आया हुआ है 4 नंबर वाला क्वेश्चन कि भारतीय विद्वान डॉक्टर बेनी प्रसाद ने अधिनायक तंत्र के कितने लक्षण बताए, 4, उनको बताओ या लिखो। तो हमारे को ध्यान रखना है, बेनी प्रसाद जी है, इन्होंने कौन कौन से लक्षण बताए, तो ये है, ये प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सैनिकवाद की उपज है। कहने का मतलब यही है, ये प्रत्यक्ष रूप से जो सैनिक शासन है, सैनिकवाद की उपज है। अधिनायक तंत्र में यही होता है कि सैनिक जो शासन है उसकी स्थापना होती है, जो जनता द्वारा या और दूसरी शासन व्यवस्था होती है उनका तख्ता पलट करके या उस सत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं कौन, तो ये सैनिकवाद की उपज है। कौन कहता है, डॉक्टर बेनी प्रसाद। इस प्रकार से हम देखते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, तो वहाँ पर इसके उदाहरण हमारे को देखने के लिए, कहने का मतलब प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर सत्ता सेना है वो सत्ता को अपने हाथ में ले लेती है। इसमें नेता को राष्ट्रीय एकता तथा भावनाओं का प्रतीक मानता है। इसमें ये नेता को राष्ट्रीय एकता, इसमें एक सर्वोपरि नेता होता है, जिस प्रकार से मुसोलिनी है, इटली का था, जर्मनी का हिटलर था, रूस का है, सोवियत संघ का स्टालिन था, ठीक है। तो इन जैसे वर्तमान में पुतिन है, चीन का जो है, तो इस प्रकार के, या दक्षिण कोरिया का, वो उत्तरी कोरिया का जो किंग जोंग किंग है, तो इस प्रकार के एक नेता को क्या माना जाता है, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है। नेता को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक तथा उसका नेता को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक वह राष्ट्रीय भावना का प्रतीक माना जाता है किसी एक नेता को। तो दूसरी विशेषता बता रहा है ये, इसमें नेता है अपने को, जो नेता होता है अपने को राष्ट्रीय एकता तथा भावनाओं का प्रतीक मानता है, और प्राय इसकी एक विशिष्ट, और इस नेता की एक विशिष्ट क्या होती है, सामाजिक विचारधारा होती है। इस नेता की एक विशिष्ट सामाजिक विचारधारा होती है, जिससे लोगों को ये भावनात्मक रूप से क्या रखता है, जोड़े हुए रखता है। तीसरी जो विशेषता ये आंतरिक दशाओं को सुधारने के लिए ये राज्य की जो आंतरिक दशाएं हैं, ये राज्य की डॉक्टर बेनी प्रसाद तीसरी जो इसका लक्षण बता रहा है कि ये राज्य की आंतरिक दशाओं को सुधारता नहीं है, या राज्य की जो आंतरिक दशाएं हैं उस पर ध्यान नहीं देता है। तो ये राज्य की आंतरिक दशाओं को सुधारने के स्थान पर युद्ध की ओर अपने अंदर की, जो जिस प्रकार से हम पाकिस्तान के देखते हैं, अब कहाँ पाकिस्तान कहाँ भारत, पर वो भारत को क्या देता रहता है, युद्ध की धमकी देता रहता है, जबकि उस पाकिस्तान के खुद के अंदर भी अंदर की हालत क्या है, खराब, मतलब बहुत ही माली हालत है, बहुत ही खराब हालत है, पर उसकी ओर वो ध्यान देता है और युद्ध की ओर क्या रहता है, उकसाता रहता है। यही है। तो अधिनायकवाद इसमें तीसरी विशेषता बता रहा है, ये आंतरिक दशाओं को सुधारने के स्थान पर युद्ध की ओर अपनी जनता है उसका ध्यान क्या करता है, जनता का ध्यान युद्ध की ओर आकर्षित करना, ताकि अपनी जो अंदर की कमजोरियां हैं वो जनता तक नहीं पहुंचे और जनता में इस प्रकार की भावनाएं
भर देना या भड़का देना, इस प्रकार का काम होता है। अगली जो विशेषता है ये डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार वो है आंतरिक विद्रोह को, आंतरिक जो विद्रोह है, आंतरिक विद्रोह को दृढ़ता पूर्वक दबा देना। आंतरिक जो विद्रोह है उसको दृढ़ता पूर्वक क्या कर देना, दबा देना। तो आज हमने हमारी इस क्लास में जो अधिनायक तंत्र डिक्टेटरशिप है इसके लक्षण है इसका अध्ययन किया, और हमने पहले वो 7-8 लक्षण है जो सामान्य है उसके अध्ययन किया। उसके बाद में डॉक्टर बेनी प्रसाद ने 4 प्रकार के लक्षण बताए, इसका हमने अध्ययन किया है। और हमारी जो बुक राजनीतिक सिद्धांत है इसका जो अध्याय है अधिनायक तंत्र, इसका अध्ययन कर लेना। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ जाएगा आराम से। और वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।